तेनाली रामन कहानियाँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में नीलकेतु नाम का एक व्यक्ति आया। नीलकेतु काफी दुबला पतला व्यक्ति था। वो दरबार में पहुंचा और राजा कृष्ण राय को बताया कि नील देश से आया है और अभी वो विश्व देखने के लिए यात्रा पर निकला है। उसने राजा को यह भी बताया कि सभी जगह घूमने के बाद राजा के दरबार में पहुंचा है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए। फिर राजा ने उसका स्वागत विशेष मेहमान के रूप में राजा दरबार किए गए सम्मान और सत्कार को देखकर नीलकेतु काफी खुश हुआ। उसने राजा से बोला, महाराज, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ कई सारी परियां रहती हैं। मैं अपने जादू से उन्हें बुला भी सकता हूँ। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय काफी खुश हुए और बोला, अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? यह सुनकर नीलकेतु ने राजा को रात में तालाब के पास आने को कहा और बोला कि वो परियों को मनोरंजन और नृत्य के लिए बुला सकता है। यह सुनकर राजा ने नीलकेतु की बात मान ली। फिर जैसे ही रात हुई, राजा अपने घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर चल दिए। राजा जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो वहां ही में एक किले के सामने नीलकेतु राजा का इंतजार कर रहा था। राजा उसके पास पहुंचे तो नीलकेतु ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और सारी परियां किले के अंदर ही मौजूद हैं। राजा जैसे ही नीलकेतु के साथ किले के अंदर जाने लगे, तभी राजा ने सैनिकों ने नीलकेतु का बंधक बना लिया। यह देख राजा हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? तुम सब ने इसे बंधक क्यों बना लिया है? उसी वक्त किले के अंदर से तेनालीराम बाहर आई और उन्होंने कहा, महाराज, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तेनालीराम ने बताना शुरू किया। उसने कहा, महाराज, यह नीलकेतु कोई यात्रा करने वाला नहीं है, बल्कि नील देश का रक्षा मंत्री है और उसने धोखे से आपको यहाँ बुलाया। किले के अंदर कोई परियां नहीं है, यह सिर्फ आपको यहाँ मारने के लिए लेकर आया था। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और पूछा, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? फिर तेनालीराम ने कहा कि महाराज, पहले ही दिन जब वो दरबार में आया था, उसी दिन मुझे इस पर शक हो गया था। उसके बाद मैंने इसके पीछे अपने साथियों को जासूसी के लिए लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल गया कि यह आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की सूझबूझ के लिए राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहानी से किसी भी नए व्यक्ति पर पूरी तरह आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए हमेशा अपरिचित व्यक्ति की परखने के बाद ही उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव की मां अधिक उम्र हो जाने के कारण अक्सर बीमार रहने लगीं। राजा ने उनके उपचार के लिए कई वैद्य बुलाए। उनका सफल उपचार कराने की लाख कोशिश की, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार आने की जगह उनकी मां की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जब उनकी मां को महसूस हुआ कि अब वह नहीं बच पाएंगी, तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं ब्राह्मण को आम दान करना चाहती हूँ। उनका मानना था कि इस प्रकार उन्हें मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी होती उससे पहले ही राजा की मां की मृत्यु हो गई। मां की इच्छा पूरी न कर पाने के कारण राजा बहुत उदास रहने लगा। उन्होंने अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। वहां आए ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनने के बाद आपस में मंत्रणा किया और कहा, हे राजन, आपकी मां ने मृत्यु से पहले आम दान करने की प्रबल इच्छा जताई थी।
जो पूरी ना हो सकी। ऐसे में उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहेगी। इसलिए आपको अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। ब्राह्मणों के मुँह से यह बात सुनकर राजा ने कहा, आप हमें बस उपाय बताइए। अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। राजा के हमें भरते ही सभी ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले, राजन, आपको अपनी माँ की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ सोने के आमदान में देने चाहिए, तभी आपकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने ब्राह्मणों की बात मान ली और उन्हें अपनी माँ की पुण्यतिथि पर भोजन कराने के लिए बुलाया और प्रत्येक ब्राह्मण को सोने के आमदान में दिए। जब इस बात का पता तेनालीराम को चला तो उन्हें सारा मांझा समझते देर नहीं लगी। तेनालीराम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह समझ गया था कि ब्राह्मणों ने राजा की भावना का लाभ उठाते हुए अपने लालच के कारण सोने के आमदान करने की बात कही थी। इसलिए उसने मन ही मन योजना बनाई कि वह उन लालची ब्राह्मणों को उनके किए का सबक जरूर सिखाएगा। तेनालीराम ने योजना के अनुसार ब्राह्मणों को अपनी मृत माँ की आत्मा की शांति कराने का निमंत्रण भेज दिया। ब्राह्मण जानते थे कि तेनालीराम महाराज का सलाहकार है और राज्य कवि है। इस कारण वह दान में उन्हें काफी कुछ दे सकता है। इसलिए सभी ब्राह्मणों ने तेनालीराम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और तेनालीराम की माँ की पुण्यतिथि पर उसके घर जाने का फैसला किया। तय समय पर सभी ब्राह्मण तेनालीराम के घर पहुंच गए। तेनालीराम ने सभी ब्राह्मणों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ घर में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मण भोजन कर चुके थे तो तेनालीराम ने अपने घर के नौकर से कहा, लोहे की गर्म सलाखें लाने को कहा। गर्म सलाखों का नाम सुनते ही सभी ब्राह्मण आश्चर्य में बोले, तेनालीराम, लोहे की गर्म सलाखें किस लिए? उनका क्या करोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी माँ बीमारी थी, उनके शरीर पर फोड़े हो गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं उनके फोड़ों की गर्म सलाखों से सेकाई करूं ताकि उनका दर्द कम हो जाता, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका और उनकी मृत्यु हो गई। यही उनकी आखिरी इच्छा थी, तो अब मैं आप सभी को गर्म सलाखों से दागूंगा, जिससे मेरी माँ की आत्मा शांति मिल जाएगी। तेनालीराम ने इन बातों को सुनकर सभी ब्राह्मण थर थर कांपने लगे। वे बोले, अरे तेनालीराम, हमें दागने से तेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? इस पर तेनाली ने जवाब दिया, जब आपको दान में सोने के आम देने से महाराज की माँ की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो फिर आपको गर्म लोहे की सलाखों दागने पर मेरी माँ की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल सकती? आप सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया कि तेनालीराम क्या कहना चाह रहा है। अब सभी ब्राह्मणों को समझ आ गया था कि तेनालीराम क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और सभी सोने के आम जो उन्हें राजा से दान में मिले थे, तेनालीराम को दे दिए। जब राजा को इस पूरे मामले का पता चला तो वह तेनालीराम पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और कहा, अगर तुमको सोने के आम चाहिए है तो मुझसे मांग लेते, इस तरह से लालचवश ब्राह्मणों को परेशान क्यों किया? राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, ना ही मुझे वह सोने के आम चाहिए थे। मैं तो बस यह ब्राह्मणों की लालची प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब आपकी माँ की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण सोने के आम ले सकती हैं, तो फिर मेरी माँ की आत्मा शांति के लिए लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा को भी अब तेनालीराम की बात अच्छे से समझ आ गई थी।
उन्होंने सभी ब्राह्मणों को राज दरबार में बुलाया और दोबारा लालच के कारण ऐसा कोई भी काम न करने को कहा। ब्राह्मणों ने भी राजा से अपने किए की क्षमा मांगी और सदा के लिए लालच त्यागने की बात कही। कहानी सीखती तेनालीराम और सोने के आम। कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए लालच को कभी भी मन में घर नहीं करने देना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही कीमती आभूषण पहना करते थे, लेकिन उनके सभी आभूषणों में से सबसे प्रिय थी उनकी कीमती रत्न जड़ित अंगूठी। वो हर वक्त अपनी अंगूठी को देखा करते थे। इतना ही नहीं, वो दरबार में भी सभी को वो अंगूठी दिखाया करते थे। लेकिन एक दिन महाराज अपने दरबार में काफी उदास बैठे थे। उन पर उनके सबसे खास मंत्री तेनालीराम की नजर गई। वो राजा के पास आए और उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। राजा ने बताया कि उनकी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है और चोर उनके अंगरक्षकों में से ही कोई एक है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने तुरंत कहा कि वो जल्द उनके अंगूठी चोर को पकड़ लेंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा काफी खुश हुआ। तेनाली ने राजा के सभी अंगरक्षकों को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि महाराज का अंगूठी चोर आप में से ही कोई एक है। जो निर्दोष है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुनहगार है वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। आप सभी मेरे साथ काली माता के मंदिर चलें। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गए और बोले, चोर पकड़ने के लिए मंदिर क्यों जाना? तेनाली ने कहा, महाराज आप धैर्य रखें, मंदिर में ही चोर का पता चलेगा। सभी मंदिर पहुंच गए। तेनाली पहले ही मंदिर के अंदर गए और पुजारी के कानों में कुछ कहा। फिर तेनाली ने बाहर आकर अंगरक्षकों को बारी बारी से काली माता के पैर छूकर आने को कहा। तेनाली ने सभी को यह भी कहा कि आज रात मां काली सपने में आकर उन्हें चोर का नाम बताएगी। तेनाली की बात सुनकर सभी अंगरक्षक एक एक कर मंदिर के अंदर जाते गए और काली मां के पैर छूकर बाहर आते। अंगरक्षक जैसे ही बाहर आते, तेनाली उनके हाथ सूंघता और उन्हें कतार में खड़ा कर देता। जब सारे अंगरक्षकों ने काली मां के पैर छू लिए तो राजा ने कहा, चोर का पता तो सुबह चलेगा, लेकिन तब तक इनका क्या करें? फिर तुरंत तेनालीराम बोले, नहीं महाराज, चोर का पता चल चुका है। वहाँ पर मौजूद हर कोई हैरान हो गया। तेनाली ने कहा, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। यह सुनते ही वो अंगरक्षक भागने लगा, लेकिन तब तक अन्य अंगरक्षकों ने उसे घर दबोचा। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान था कि तेनाली को कैसे पता चला कि यही चोर है। तेनाली ने सबको बताया, मैंने मंदिर में आते ही पुजारी जी से बोलकर काली मां के मूर्ति के चरणों में सुगंधित इत्र लगवा दिया था, जिस कारण जो भी काली मां के पैर छूता सुगंध उसके हाथों पर आ जाती। लेकिन जब उसने 7वें स्थान पर खड़े अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसमें से कोई सुगंध नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से काली मां के पैर छुए ही नहीं। ऐसे में यह बड़ी आसानी से पता चल गया कि असली चोर वही था। तेनाली की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और तेनाली को कई सारे उपहार से सम्मानित किया। कहानी से सीख, जो भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। बुरे काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य की बागडोर राजा कृष्णदेव राय के हाथ में ही थी। एक दिन
एक दिन उनके राज्य में एक अरबी व्यापारी घोड़े बेचने आया। उसने राजा के सामने अपने घोड़ों की इतनी तारीफ की कि महाराज कृष्णदेव उसके सभी घोड़ों को खरीदने के लिए तैयार हो गए। राजा ने व्यापारी की बातों में आकर सारे घोड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल यह थी कि सभी घोड़ों को रखा कहाँ जाए। दरअसल घोड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि राजा का घुड़साल उन सभी घोड़ों को रखने के लिए बहुत छोटा था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने एक उपाय निकाला और सभी दरबारियों के साथ पूरी प्रजा को हाजिर होने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही मंत्रियों और राज दरबारी के साथ पूरी प्रजा अपना सारा काम धाम छोड़कर राजमहल के बाहर जमा हो गई। इसके बाद राजा कृष्णदेव वहां पहुंचे और कहा, मैंने आप सभी को एक जरूरी काम देने के लिए यहाँ बुलाया। इतना कहकर राजा ने सभी के सामने अपनी बात रखी। हमने अरबी घोड़ों की एक खेप खरीदी है। ये सभी घोड़े बहुत लाजवाब हैं और बेशकीमती हैं, लेकिन अफसोस हमारे घुड़साल में इन सभी को रखना संभव नहीं। नया घुड़साल तैयार होने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य के सभी मंत्रियों और दरबारियों के साथ हमारी प्रजा भी 3 महीने के लिए इन घोड़ों की देखभाल करे। इसके लिए राज दरबार के खजाने से हर महीने सभी को एक एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। महीने में एक सोने के सिक्के के बदले घोड़ों को संभालना और उनके चारे पानी का प्रबंध करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कोई भी इस संबंध में कुछ ना बोल सका, क्योंकि आखिर राजा का आदेश जो था। फिर क्या सभी एक एक घोड़ा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। वही एक घोड़ा तेनालीराम को भी मिला। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। वह अपने घोड़े को ले गया और घर के पीछे घास फूस की छोटी सी घुड़साल बनाकर घोड़े को वहां बांध दिया। राज्य की सारी प्रजा राजा के क्रोध से बचने के लिए अपना पेट काटकर घोड़ों की खूब सेवा करने लगी। वही तेनालीराम घुड़सवाल में बनी छोटी सी ही खिड़की से घोड़े को हर रोज थोड़ा सा ही चारा देता। देखते ही देखते 3 महीने पूरे हो गए। समय पूरा होने के बाद सभी को राजमहल फिर से बुलाया गया। राजा का आदेश सुनकर सभी अपना अपना घोड़ा ले राजमहल पहुंच गए, लेकिन तेनालीराम खाली हाथ ही पहुंचा। तेनालीराम के साथ घोड़ा न देख राजा हैरान हुए और उससे घोड़ा न लाने की वजह पूछी। राजा के सवाल पर तेनालीराम बोला, महाराज, घोड़ा काफी बिगड़ैल और खूंखार हो चला है, इसलिए अपने साथ लाना तो दूर, मेरी उसके घुड़साल में जाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तेनालीराम की बात सुनते ही राजगुरु बोले, महाराज, तेनालीराम झूठ बोल रहा है, हमें खुद जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर राजा कृष्णदेव उन्हें खुद तेनालीराम के घर जाकर सच्चाई का पता लगाने कहते हैं। राजा के आदेश पर राजगुरु तेनालीराम के साथ कुछ दरबारियों को लेकर उसके घर की ओर चल देते हैं। तेनालीराम घर के घर पहुंच ही जैसे ही राजगुरु की नज़र वहां बने घुड़साल पर पड़ी तो वह बोले, मूर्ख तेनाली, इस छोटी सी कुटिया में घोड़े को रखा है और तू इसे घुड़साल कह रहे हो। राजगुरु की बात पर तेनालीराम बोला, राजगुरु, आप बहुत ही विद्वान हैं तो आपको अधिक पता होगा। मैंने यह कुटिया घोड़े को रखने के उद्देश्य से बनाई, इसलिए इसे घुड़साल कह दिया, लेकिन घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है, इसलिए पहले आप उसे खिड़की से झांक कर देख लें, उसके बाद ही इस कुटिया के अंदर जाएं। राजगुरु तेनालीराम की बात मानकर घोड़े को देखने के लिए घुड़साल की खिड़की के पास जैसे ही अपना चेहरा लाते हैं, भूसा घोड़ा लपक कर उनकी दाढ़ी मूंछ से पकड़ लेता है। राजगुरु अपनी दाढ़ी को छुड़ाने की काफ़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। ऐसे में जब हर जतन करने के बाद भी घोड़ा राजगुरु की दाढ़ी नहीं छोड़ता तो एक दरबारी अपनी तलवार से राजगुरु की दाढ़ी काट देता है और घोड़े से उनकी जान छूटती है। घोड़े से किसी तरह जान बचने के बाद राजगुरु साथ आए कुछ दरबारियों को घोड़े को महल ले चलने का आदेश देते हैं। तेनालीराम
का घोड़ा पकड़कर राज्य दरबार में पेश किया जाता है तो 3 महीने से घोड़े को ठीक से चारा पानी न मिलने की वजह से वह बहुत ही दुबला पतला दिख रहा था। जब राजा घोड़े की यह हालत देखते हैं तो तेनालीराम इसके पीछे की वजह पूछते हैं। राजा के सवाल पर तेनाली जवाब देता है, मैंने घोड़े को हर रोज थोड़ा ही चारा दिया, जिस प्रकार आपकी प्रजा कम भोजन में गुजारा करती है, इस कारण घोड़ा कमजोर और बिगड़ैल हो गया। तेनालीराम ने कहा, राजा का धर्म प्रजा की सुरक्षा और देखभाल करना होता है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। घोड़ों की देखभाल करने का आदेश देकर घोड़े तो शक्तिशाली और बलवान हो गए, लेकिन उनकी देखभाल करने के चक्कर में भरपेट भोजन न कर पाने के कारण प्रजा दुर्बल हो गई। महाराज कृष्णदेव को अब तेनालीराम की बात समझ आ गई और उन्हें गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी प्रजा से इस गलती के लिए क्षमा मांगी और तेनालीराम की बुद्धि के लिए उसे सम्मान के रूप में इनाम दिया। कहानी से सीख, तेनालीरामा और खूंखार घोड़ा। कहानी से सीख मिलती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि उसमें दुष्परिणाम किसी और को न भुगतने पड़े। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान था। उनके दरबार में संगीतकारों, गीतकारों, कवियों और नृत्यकों का ताला लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। महाराज किसी भी कलाकार को कोई भी पुरस्कार या धनराशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले सम्मान से बाकी दरबारियों को जलन थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दे। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम बहुत बेईमान आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है, इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता खत्म होते ही तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा सबको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी और बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम ने के लिए बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम को यह कहकर अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही सुरीला गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक गीत गाए और पूरी रात सभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका गायन समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं जरूर मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला बगाई में लाजवाब है, लेकिन हमारे राजकोष में किसी गायक के लिए इतना धन नहीं है, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस प्रतिभावान गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब
राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। राजा को भी तेनालीराम की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि गायक से वो पोटली छीनकर मेरे पास लाओ। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज बेचारा यह गायक इनाम तो हासिल नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा। इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को की दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वही तेनालीराम ने के विरोधी छोटा सा मुँह लेकर खड़े देखते रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है, उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। एक बार की बात है, किसी कारण से महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम से नाराज हो गए थे। वे उनसे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने कहा, पंडित तेनालीराम, अब आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और अगर आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो हम आपको कोड़े मारने का आदेश देंगे। महाराज की यह बात सुनकर तेनालीराम वहाँ से चुपचाप चले गए। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था तो तेनालीराम से जलने वाले कुछ मंत्रियों ने महाराज के दरबार में आने से पहले ही उनके कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, महाराज आपके मना करने के बावजूद तेनाली दरबार में आप पहुँचे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आकर वे हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। यह तो आपके आदेश की अवहेलना है, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और अपनी गति दुगनी करके दरबार की ओर बढ़ने लगे। वे जैसे ही दरबार में तो पहुँचे, उन्होंने देखा कि तेनालीराम अपने मुँह पर एक मटका पहने दरबार में खड़े हैं। बस उनकी आंखों के आगे मटके में 2 छेद थे। उनकी इस हरकत को देखकर महाराज कृष्णदेव राय ने गुस्से में उनसे कहा, पंडित तेनालीराम, हमने आपसे कहा था कि आप हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने हमारे आदेश का पालन नहीं किया। महाराज की बात पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने आपको मेरी शक्ल कहाँ दिखाई, चेहरे पर तो मैंने एक गोल मटका पहना हुआ है। हाँ, मेरी आंखों पर मौजूद इन 2 छेदों से मुझे आपका चेहरा दिख रहा है, लेकिन आपने मुझे आपकी शक्ल देखने से तो मना ही नहीं किया है। तेनालीराम की यह बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय की हंसी छूट गई। वो ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, पंडित तेनालीराम, आपकी बुद्धि के आगे हमारा गुस्सा करना मुमकिन ही नहीं। अब इस मटके को उतारें और अपनी जगह पर बैठ जाएं। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है, बस इसके लिए दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबको मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहाँ बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या किसी में इतना दम है कि उसे कोई जादू में हरा सके। वहाँ बैठा हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता रहा। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में बैठा तेनालीराम भी इन सभी चीज़ों को देख रहा था।
जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया तब तेनालीराम ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने जादूगर को कहा, जो चीज़ मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वो खुली आंखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित खुली आंखों से कर सकता हूँ। जादूगर की बात सुनने के बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। तेनाली की बात सुनकर द्वारपाल बाहर गया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त तेनाली मंद मंद मुस्कुराता भी रहा। फिर थोड़ी देर बाद तेनाली ने अपनी बंद आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको यह खुली आंखों से करना है। जादूगर ने अपनी हार मान ली और वहां से सिर झुकाकर चला गया। महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति तेनाली से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को कई उपहार भी भेंट में दिए। कहानी से सीख, कभी भी अपने प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हराता है। एक वक्त की बात है, एक बार राजा कृष्ण देव राय के राज्य में दूर देश ईरान से व्यापारी आता है। महाराज उस व्यापारी का स्वागत मेहमान की तरह शानदार तरीके से करते हैं। वह मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश देते हैं, साथ ही कई अन्य सुविधाओं का आयोजन करते हैं। एक दिन महाराज के रसोइयों ने शेष व्यापारी मेहमान के लिए रसगुल्ले बनाए। जब शेख व्यापारी ने रसगुल्ले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने महल में मौजूद लोगों से रसगुल्लों की जड़ के बारे में पूछा। यह सुनकर रसोइया समेत महल के कई लोग सोच में पड़ गए। शेख व्यापारी की मांग के बारे में महाराज को जानकारी दी जाती है। फिर महाराज बिना देर किए अपने सबसे चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम तुरंत रसगुल्लों की जड़ ढूंढने की चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो महाराज से एक कटोरे और छुरी की मांग करते हैं, साथ ही एक दिन का समय भी मांगते हैं। फिर अगले दिन महाराज की भरी सभा में तेनालीराम कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आ जाते हैं। कटोरा मलमल के कपड़े से ढका होता है। तेनालीराम उस कटोरे के साथ शेख व्यापारी के पास जाते हैं, उन्हें कपड़ा हटाने को कहते हैं। जैसे ही शेख व्यापारी कटोरे का कपड़ा हटाता है तो वहां बैठा हर कोई हैरान हो जाता है। उस कटोरों में गन्ने के कई टुकड़े होते हैं। महाराज के साथ हर कोई हैरान होकर तेनालीराम से पूछता है कि यह क्या है। बुद्धिमान और चतुर तेनालीराम अपनी बात रखते हुए सभी को समझाते हैं कि कोई भी मिठाई चीनी से बनती है और चीनी को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े और खुश होकर तेनालीराम की बात से सहमत भी हुए। कहानी से सीख, किसी भी सवाल पर परिस्थिति में चिंतित न होकर धैर्य के साथ विषय की जड़ तक जाना चाहिए, फिर उसका जवाब ढूंढना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम के मंत्री थे, जो बड़े ही कुशल और समझदार थे। एक बार महाराज के सामने ऐसा मामला आया कि उनके लिए न्याय करना मुश्किल हो गया। ऐसे में तेनालीराम ने सूझबूझ से काम लिया और राजा की उलझन उलझाई हुआ। यूं कि एक दिन नामदेव नाम का एक व्यक्ति राजमहल में आया और न्याय की गुहार करने लगा। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है, तो नामदेव ने पूरी बात बताई। नामदेव ने बताया कि वो कल अपने मालिक के साथ कहीं जा रहा था तो उसे रास्ते में एक पोटली मिली जिसमें 2 चमकते हीरे थे। मैंने हीरे देखकर कहा,
कि मालिक इन हीरों पर राज्य का अधिकार है, इसलिए इन्हें राजकोष में जमा करा देते हैं। यह बात सुनकर मालिक भड़क पड़ा और बोला कि हीरे मिलने की बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक मैं रख लूँगा और एक तू रख लेना। यह बात सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया और मैं अपने मालिक के साथ उनकी हवेली लौट आया। हवेली आकर मालिक ने मुझे हीरे देने से इनकार कर दिया। महाराज, मुझे न्याय दीजिए। नामदेव का दुखड़ा सुनकर महाराजा ने तुरंत मालिक को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव का मालिक बहुत कपटी था। दरबार में आकर बोला कि महाराज, यह बात सच है कि हमें हीरे मिले थे, लेकिन वो मैंने नामदेव को दे दिए थे। मैंने नामदेव को आदेश दिया था कि इन हीरों को राजकोष में जमा करा देना। नामदेव के मन में लालच है, इसलिए वह झूठी कहानियाँ बना रहा है। महाराज बोले कि इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो। नामदेव का मालिक बोला कि हुजूर, आप बाकी के नौकरों से पूछ लीजिए। ये सभी वहाँ मौजूद थे। जब राजा ने अन्य 3 नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हीरे नामदेव के पास हैं। अब राजा बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने सभा खत्म कर दी और कहा कि फैसला कुछ समय बाद सुनाया जाएगा। राजा ने भीतर अपने कमरे में अपने सभी मंत्रियों से सलाह मांगी। किसी ने कहा कि नामदेव ही झूठा है, तो कोई बोला कि नामदेव का मालिक दगाबाज है। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा, जो अब तक शांत खड़े थे। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? तेनालीराम बोले कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप सभी को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। राजा इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते थे, इसलिए वह पर्दे के पीछे छुपने के लिए राजी हो गए। अब शाही कमरे में सिर्फ तेनालीराम नजर आ रहे थे। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि तीनों नौकरों को एक एक करके मेरे सामने पेश किया जाए। सेवक पहले नौकर को लेकर हाजिर हो गया। तेनालीराम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे मालिक ने नामदेव को हीरे दिए थे? गवाह ने हामी भरी। अब तेनालीराम ने उसे एक कागज और कलम देकर कहा, तुम उस हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर घबरा गया और बोला, जब मालिक ने नामदेव को हीरे दिए तो वो लाल थैली में थे। तेनालीराम ने कहा, अच्छा चलो तुम यहीं खड़े रहो। इसके बाद दूसरे नौकर को बुलाने का आदेश दिया गया। दूसरे नौकर से भी तेनालीराम ने यही पूछा, अगर तुमने हीरे देखे हैं तो उनका चित्र बनाकर दिखाओ। नौकर ने कागज लेकर उस पर 2 गोल गोल आकृतियाँ बना दी। अब तीसरे नौकर को बुलाया गया। उसने कहा, हीरे भोजपत्र से बने एक लिफाफे में थे, इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा। इतने में महाराजा और बाकी मंत्री पर्दे से बाहर निकल कर आ गए। उन्हें देखकर तीनों नौकर घबरा गए और समझ आ गया कि अलग अलग जवाब देने से उनका झूठ पकड़ा जा चुका है। वो राजा के पैरों में गिर पड़े और बोले कि उनका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मालिक ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी थी। गवाहों की बात सुनकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनके मालिक के घर की तलाशी ली जाए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे मालिक के घर से मिल गए। इस बेईमानी के कारण उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देने का आदेश दिया गया और 20,000 स्वर्ण मुद्रा का जुर्माना भी लगाया गया। इस तरह तेनालीराम की होशियारी से नामदेव को न्याय मिला और वो राजा के दरबार से खुश होकर लौटा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ ज़्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता, इसलिए कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। साथ ही लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। कहानी से सीख। कहाँ है क्या पहली बार स्टोरी लिख रहे हो सर? इससे पहले मैंने बहुत सी ऐसी कहानी लिखी जिनमें सीख थी ही नहीं, इसलिए इससे याद नहीं आ रहा, लिख दी है। तेनालीराम हमेशा जवाब देने के अपने नायाब तरीकों के कारण जाने जाते थे।
उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए वह हमेशा एक अलग अंदाज के साथ जवाब देते थे, फिर चाहे वो सवाल उनकी मनपसंद मिठाई का ही क्यों न हो। आइए जानते हैं कि कैसे तेनालीराम ने अपनी मनपसंद मिठाई के पीछे महाराज कृष्णदेव राय की कसरत करवा दी। सदियों की एक दोपहरी महाराज कृष्णदेव राय राजपुरोहित और तेनालीराम महल के बगीचे में टहल रहे थे। महाराज बोले, इस बार बहुत गजब की ठंड पड़ रही है, सालों में ऐसी ठंड नहीं पड़ी। ये मौसम तो भरपूर खाने और सेहत बनाने का है, क्यों राजपुरोहित जी, क्या कहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, आप इस मौसम में ढेर सारे सूखे मेवे, फल और मिठाइयाँ खाने का मजा ही अलग होता है। राजपुरोहित ने जवाब दिया। मिठाइयों का नाम सुनकर महाराज बोले, यह तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वैसे ठंड में कौन सी मिठाइयाँ खाई जाती हैं? राजपुरोहित बोले, महाराज सूखे मेवों की बनी ढेर सारी मिठाइयाँ जैसे काजू कतली, बर्फी, हलवा, गुलाब जामुन आदि ऐसी और भी कई मिठाइयाँ हैं जो हम ठंड में खा सकते हैं। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और तेनालीराम की तरफ मुड़कर बोले, आप बताइए तेनालीराम, आपको ठंड में कौन सी मिठाई पसंद है? इस पर तेनालीराम ने जवाब दिया, महाराज राजपुरोहित जी, अब दोनों रात को मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी मनपसंद मिठाई खिला दूंगा। साथ क्यों? आपको जो मिठाई पसंद है हमें बताइए, हम महल में ही बनवा देंगे। महाराज ने बोला, नहीं महाराज, वो मिठाई यहाँ किसी को बनानी नहीं आएगी, आपको मेरे साथ बाहर ही चलना होगा। तेनाली ने कहा, चलिए ठीक है, आज रात को खाने के बाद की मिठाई हम आपकी मनपसंद जगह से ही खाएंगे। महाराज ने हंसकर कहा। रात को खाना खाने के बाद महाराज और राजपुरोहित ने साधारण कपड़े पहने और तेनाली के साथ चल पड़े। गांव पार करके खेतों में बहुत दूर तक चलने के बाद महाराज बोले, हमें और कितना चलना पड़ेगा तेनाली, आज तो तुमने हमें थका दिया है, बस कुछ ही दूर। और तेनाली ने उत्तर दिया। जब वो सभी मिठाई वाली जगह पहुंच गए तो तेनाली ने महाराज और राजपुरोहित को एक खाट पर बैठवा दिया और खुद मिठाई लेने चले गए। थोड़ी देर में वे अपने साथ 3 कटोरियों में गर्मा गर्म मिठाई ले आए। जैसे ही महाराज ने उस मिठाई को चखा, उनके मुंह से बाहर से अलावा और कुछ नहीं निकला। महाराज और राजपुरोहित एक बार में पूरी मिठाई चट कर गए। इसके बाद उन्होंने तेनाली से कहा, वाह पंडित रामकृष्ण, मजा आ गया, क्या थी यह मिठाई, हमने यह पहले कभी नहीं खाई। महाराज की बात सुनकर पर तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज एक गुड़ था, यहाँ पास ही में गन्नों का खेत है और किसान उसी से यहाँ रात को गुड़ बनाते हैं। मुझे यहाँ आकर गुड़ खाना बहुत पसंद है। मेरा मानना है कि गर्मा गर्म गुड़ भी बेहतरीन मिठाई से कम नहीं होता। बिल्कुल पंडित रामा, बिल्कुल, इसी बात पर हमारे लिए एक कटोरी मिठाई और ले आइए। इसके बाद तीनों ने एक कटोरी गुड़ खाया और फिर महल को लौट आए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी वो खुशी मिल सकती है जो कई पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिलती। तेनालीराम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से सबका मन जीतने के लिए जाने जाते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। आए दिन राज्य पर आई किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए वे अपना दिमाग लगाया करते थे। इसी तरह जब एक बार दशहरा पर नाटक मंडली विजयनगर नहीं पहुंच पाई तो तेनाली ने क्या किया, आइए जानते हैं कि काशी एक नाटक मंडली हमेशा दशहरे से पहले विजयनगर आया करती थी। यह नाटक मंडली विजयनगर में रामलीला किया करती थी और नगर वासियों का मनोरंजन किया करती थी। यह एक तरह से
विजयनगर की संस्कृति थी और ऐसा हर साल हुआ करता था। लेकिन एक साल ऐसा आया जब काशी नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार पड़ गए और उन्होंने कह दिया कि वो विजयनगर नहीं आ पाएंगे। यह सुनकर महाराज कृष्णदेव राय और सारी प्रजा बहुत उदास हो गई। दशहरे को अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे और ऐसे में किसी और नाटक मंडली को बुलाकर रामलीला का आयोजन करवाना बहुत मुश्किल था। दरबार के मंत्रियों और राजगुरु ने आसपास के गांव की नाटक मंडली को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी आ पाना बहुत मुश्किल था। सबको निराश देख तेनालीराम ने कहा, मैं एक नाटक मंडली को जानता हूँ। मुझे यकीन है कि वो विजयनगर में रामलीला करने के लिए जरूर तैयार हो जाएगी। तेनाली की यह बात सुनकर सब खुश हो गए। इसके साथ ही राजा ने तेनाली को मंडली बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी और तेनाली ने भी रामलीला की तैयारी करना शुरू कर दिया। विजयनगर को नवरात्र के लिए सजाया गया और रामलीला मैदान की साफ सफाई करवा कर वहाँ बड़ा सा मंच बनवाया गया। उसी के साथ मैदान पर बड़ा सा मेला भी लगवाया गया। जब नगर में रामलीला होने की खबर फैली तो सारी जनता रामलीला देखने के लिए उत्सुक हो गई। रामलीला वाले दिन सभी लोग रामलीला देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज कृष्णदेव राय, सभी मंत्री गण और सभा के साथ अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। सभी ने रामलीला का खूब मजा उठाया। जब नाटक खत्म हो गया तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। खासकर नाटक मंडली में मौजूद बच्चों की कलाकारी सभी को बहुत पसंद आई थी। महाराज सभी से इतना खुशी हुई कि उन्होंने पूरी नाटक मंडली को महल में खाना खाने का न्योता दे दिया। जब पूरी मंडली महल आई तो सभी ने महाराज तेनाली और अन्य मंत्रीगण के साथ भोजन किया। इस दौरान महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि उन्हें इतनी अच्छी मंडली कहाँ से मिली। इस पर तेनाली ने उत्तर दिया, ये मंडली बाबापुर से आई है महाराज। बाबापुर, इस जगह का नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहाँ ये? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। यही विजयनगर के पास ही है महाराज। तेनाली की यह बात सुनकर मंडली के सदस्य मुस्कुराने लगे। इस पर महाराज ने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछी तो मंडली का एक बच्चा बोला, महाराज हम विजयनगर के ही रहने वाले हैं। इस मंडली को तेनाली बाबा ने तैयार करवाया है और इसलिए हमारा नाम बाबापुर की मंडली है। बच्चे की यह बात सुनकर महाराज सहित सभी लोग ठहाके लगाने लगे। कहानी से सीख। बच्चों को इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे दूर न किया जा सके। बस इसके लिए संयम और बुद्धिमानी से काम लेने की ज़रूरत होती है, जैसे इस कहानी में तेनालीराम ने किया। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की बुद्धि और चतुराई के किस्से काफ़ी मशहूर थे। यही वजह थी कि राजगुरु के साथ साथ राज्य के कई ब्राह्मण तेनालीराम को पसंद नहीं करते थे। वह समझते थे कि निम्न श्रेणी का ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने ज्ञान से उन्हें नीचा दिखाता रहता है। इसी कारण सभी ब्राह्मणों ने मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की सोची और राजगुरु के पास पहुंच गए। सभी ब्राह्मण जानते थे कि उनकी तरह राजगुरु भी तेनालीराम को पसंद नहीं करते, इसलिए राजगुरु उनके इस काम में मदद जरूर करेंगे। सभी ब्राह्मणों ने राजगुरु को अपने मन की बात बताई और मिलकर तेनालीराम से बदला लेने की एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा क्यों न तेनालीराम को शिष्य बनाने का बहाना किया जाए। शिष्य बनाने के नियमानुसार शिष्य बनाने वाले व्यक्ति के शरीर को 2 दागा जाता है। इस तरह उनका बदला भी पूरा हो जाएगा और बाद में वह सभी उसे निम्न श्रेणी का ब्राह्मण बताकर शिष्य बनाने से इनकार कर देंगे। इससे वो सभी तेनालीराम को नीचा भी दिखा पाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने की बात बताने के लिए अपने घर बुलवाया। राजगुरु के निमंत्रण पर तेनालीराम
राजगुरु के घर पहुंच गया और उसे बुलाने का कारण पूछा। राजगुरु ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को देखते हुए मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। राजगुरु की यह बात सुनकर तेनालीराम को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने राजगुरु से पूछा, अब मुझे शिष्य कब बनाएंगे? राजगुरु ने कहा, मंगलवार का दिन इस शुभ काम के लिए सही रहेगा। राजगुरु ने नए कपड़े देते हुए कहा, तेनालीराम, मंगलवार को तुम यह नए कपड़े पहनकर आना, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा और साथ ही तुम्हें 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। राजगुरु की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, ठीक है, फिर मैं मंगलवार को सुबह आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर तेनालीराम अपने घर चला गया और राजगुरु को तेनालीराम ने बिल्कुल भी आभास नहीं होने दिया कि उसे उनकी बात पर कुछ संदेह हो रहा है। घर आकर तेनालीराम ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सभी बातें सुनने के बाद तेनालीराम की पत्नी बोली, आपको राजगुरु की बात नहीं माननी चाहिए थी। इससे राजगुरु की जरूर कोई चाल होगी, क्योंकि बिना किसी मतलब के राजगुरु कोई काम नहीं करता है। पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर तेनालीराम कहता है, कोई नहीं, राजगुरु तो मैं देख ही लूँगा। तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले कई ब्राह्मण राजगुरु के घर कोई सभा करने गए थे। उन ब्राह्मणों में से सोमदत्त नाम का ब्राह्मण भी गया था। सोमदत्त को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत ही गरीब है और उससे घर की रोटी पानी भी मुश्किल से चलती है। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ सोने के सिक्के दूंगा तो संभव है कि वह मुझे उस सभा में हुई सभी बातें बता देगा और मैं जान पाऊंगा कि आखिर राजगुरु के दिमाग में क्या चल रहा है। इतना कहते ही तेनालीराम उठकर सोमदत्त के घर चले गए और सोमदत्त के हाथों में 10 सोने के सिक्के रखते हुए तेनालीराम उस सभा में हुई सभी बातों के बारे में बताने को कहता है। पहले तो सोमदत्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, लेकिन कुछ देर मनाने के बाद वह 15 सोने के सिक्कों के बदले सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। राजगुरु द्वारा तैयार की गई उससे बदला लेने की पूरी योजना जानने के बाद तेनालीराम राजगुरु को सबक सिखाने के लिए विचार करने लगता है। फिर मंगलवार के दिन तेनालीराम राजगुरु द्वारा दिए गए कपड़ों को पहनकर राजगुरु के घर शिष्य बनने के लिए पहुंच जाता है। शिष्य बनाने की विधि शुरू की जाती है और राजगुरु तेनालीराम को 100 सोने के सिक्के देते हुए वेदी पर बैठने को कहता है। तेनालीराम भी झट से हाथ आगे बढ़ाकर सोने के सिक्के ले लेता है और शिष्य विधि को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। तभी राजगुरु इशारा देकर साथी ब्राह्मणों से शंख और लोहे के चक्र को गर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि विधि पूरी होने पर उससे तेनालीराम को वो दाग सके। विधि आदि ही पूरी हुई थी कि अचानक तेनालीराम दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के राजगुरु पर फेंकता है और वहां से भाग खड़ा होता है। तेनालीराम को भागता देख राजगुरु और उनके साथी ब्राह्मण भी तेनालीराम के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बचने की कोई स्थिति न दिखाई देने पर तेनालीराम सीधे भागता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बताता है कि राजगुरु ने मुझे शिष्य बनाने का निमंत्रण दिया था, मगर मुझे तब याद नहीं रहा कि मैंने निम्न श्रेणी का ब्राह्मण हूँ जो राजगुरु का शिष्य नहीं बन सकता। जब यह बात मुझे याद आई तब आधी विधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं राजगुरु द्वारा दिए गए 100 सोने के सिक्कों में से 50 सोने के सिक्के वापस करते हुए वहां से भाग आया। फिर भी राजगुरु मुझे जानबूझकर दागना चाहते हैं, जबकि वास्तव में उनका शिष्य बन ही नहीं सकता। जब राज दरबार में राजगुरु पहुंचे तो राजा ने उनसे इस बारे में पूरी बात पूछी। तब राजगुरु ने अपना असली मर्यादा छिपाते हुए राजा से कहा, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं था कि तेनालीराम निम्न श्रेणी का ब्राह्मण है। इस पर राजा बोले, तब तो तेनालीराम को उसकी
ईमानदारी का इनाम दिया जाना चाहिए। इतना कहते हुए राजा ने तेनालीराम को इनाम के रूप में 1000 सोने के सिक्के भेंट किए। कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से हल किया जा सकता है। कई साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था, यहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय हर साल विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। पड़ोसी राज्यों से अच्छी मित्रता होने के कारण वहाँ के राजा भी इस उत्सव में शामिल होते थे और राजा कृष्णदेव राय को उपहार वे भेंट देते थे, भिजवाते थे। हर साल की तरह इस बार भी विजयनगर वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर राजा कृष्णदेव राय को 4 बेशकीमती फूलदान उपहार में मिले। फूलदान को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया। ऐसा होता भी क्यों न, उन सभी फूलदानों की शोभा देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो। वह गहन नक्काशी से तराशा हो गया। जब बात इन फूलदानों की देख रेख की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा। वह उन पर कभी धूल न लगने देता, बड़े सलीके से फूलों को सजाता, वे फूलों से बढ़कर फूलदानों की देख रेख करता। ऐसे ही एक दिन जब वह फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर जा गिरा और चूर चूर हो गया। यह देखकर वह डरकर वहीं जम गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने आवेश में आकर सेवक रमैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा रमैया फांसी की सजा सुनकर रोने व कांपने लगा। उसे सभा के राजा के प्रिय अष्टदिग्गजों में से एक तेनालीराम भी बैठे थे और यह सब देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए। उस समय राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो किसी भी बात सुनने को राजी नहीं थे। इसलिए स्थिति को भांपते हुए तेनालीराम ने चुप रहना ही ठीक समझा। फांसी का दिन तय किया गया। सेवक रमैया को रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में जब तेनालीराम रमैया से मिलने के लिए गए तो रमैया उनसे अपने प्राणों को बचाने की गुहार लगाने लगा। तेनालीराम ने रमैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव कुछ शांत हुए और उसने अपने आंसू पोंछे। आखिरकार फांसी का दिन भी आ ही गया। रमैया निश्चित शांत खड़ा था। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने झट से जवाब में कहा कि वह मरने से पहले बचे हुए तीनों फूलदानों को एक अंतिम बार देखना व छूना चाहता है। सभी को उसकी यह इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आदेश अनुसार तीनों फूलदानों को मंगाया गया। रमैया ने पहले सभी फूलदानों को निहारा, उन्हें धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को जमीन पर पटक दिया, जिससे वे टूटकर बिखर गए। राजा यह देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने रमैया से पूछा, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? रमैया ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे भूल के कारण आपका एक बेशकीमती फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। अगर भविष्य में किसी सेवक द्वारा ये तीनों फूलदान गलती से टूट जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी मेरी तरह मृत्युदंड मिले और ये 3 दिन देखना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं ही बाकी बचे हुए फूलदानों को तोड़ दिया। यह सुनकर राजा का गुस्सा शांत हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि किसी व्यक्ति की जिंदगी एक निर्जीव फूलदान से बढ़कर नहीं हो सकती तथा वह गुस्से में आकर एक तुच्छ वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। उन्होंने सेवक रमैया को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। साथ में खड़े तेनालीराम यह सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमैया से पूछा, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा?
रमैया ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसा तेनालीराम ने उसे करने को कहा। यह सुनते ही राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया और साथ ही एक काबिल सेवक की जान भी बचा ली। आज की इस घटना से मुझे यह समझ में आ गया है कि मनुष्य को गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए तथा किसी भी जीव के प्रमाण किसी वस्तु से कहीं बढ़कर हैं। इसके लिए शुक्रिया तेनालीराम। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहला यह है कि हमें आवेश में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। दूसरा यह है कि किसी भी वस्तु के लिए हमें किसी इंसान के जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए।